गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपका मनोज सर, राजिंग्स ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। राजिंग्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे 1 वीक बाद मिल रहा हूं। आशा है आप लोग बिल्कुल अपने घरों में अच्छे से होंगे और अभी बहुत ही प्रिकॉशन के साथ रहने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं डिटर्मिनेंट का एक पोर्शन, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट में हम कैसे मैट्रिक्स को चेंज करते हैं और 2x2 3x3 डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। अगर किसी बच्चे का वो मिस हो गया है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आज हम लोग इसको फर्दर आगे करते हैं। ये टॉपिक बेसिकली क्लास 12th में जो अभी इंटर किए हैं, क्लास 12th में जिनको अभी बोर्ड एग्जाम्स उसके बारे में तो क्लैरिटी नहीं है, हम लोग पूरी तरह से डिमांड कर रहे हैं। उम्मीद है सक्सेस भी होंगे, एग्ज़ाम कैंसिलेशन होना चाहिए, यही आप लोग चाहते भी हैं और ऐसा कुछ होगा भी। तो स्टूडेंट्स, जो क्लास 12th में बच्चे इंटर किए हैं, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम का जिनका सिचुएशंस है, अभी एनआईओस का एग्ज़ाम देने हैं, एनआईओस में जो 12th में इंटर किए हैं, बीबीए में, बीटेक में, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर्स हर एक में है और सभी में, इनफैक्ट जेई वगैरह में भी इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। तो इस तरह के कॉमन टॉपिक्स को मैं पहले डिस्कस करना प्रेफर चाहता हूं कि बहुत अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो सके। तो हम लोग उसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट में मैंने जैसे बताया कि हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस के बारे में देखा, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया। फिर सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, 2x2 3x3 का डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं और इस तरह से कुछ अननोन वेरिएबल x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस तरह की बातें हमने देखा। अब आज सबसे पहले एनआईओएस सिलेबस में सॉरस डायग्राम, जो क्लास 12 सीबीएसई में नहीं है बट एनआईओएस में है, तो हम उनको भी इन सभी जो कोर्सेज मैंने नाम आपको बताया, मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हम कवर करें इन सबों का कोर्स कंप्लीट हो और इन सबों का जो भी सिलेबस है उन चीज़ों को कवर अप कर पाएं। तो एनआईओएस के बच्चे के लिए और बीटेक में भी सॉरस डायग्राम है। सीबीएसई में भी ये पहले था, अब उसे हटा दिया गया। तो हम लोग देखते हैं सॉरस डायग्राम को कैसे, बाय डिटर्मिनेंट। सॉरस डायग्राम बाय डिटर्मिनेंट। तो हम लोग कोई भी एक डिटर्मिनेंट के सवाल को हम लोग सॉरस डायग्राम के थ्रू से भी सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई सवाल हम लोग लेते हैं कि जैसे सबसे पहले अगर हमारे पास डेल्टा, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, हमारे पास a1 b1 c1, a1 b1 तो हम लोग सॉरस डायग्राम में देखते हैं कि डिटर्मिनेंट के थ्रू से कैसे सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट में जो सॉरस डायग्राम यूज होगा वो 2/2 के लिए यूज नहीं होगा, है ना। तो मैंने बताया था डिटर्मिनेंट में सबसे पहले जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं। तो जब भी हम कभी सॉरस डायग्राम बनाएंगे तो हमें 2/2 ऑर्डर से ज्यादा यानी 3/3 और 4/4 के लिए हम करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्लास 12 के लिए तो 3/3 गुड इनफ है और उससे ज्यादा तो आपको नहीं दिया जाता है। बीटेक के बच्चों को के लिए मैंने जैसे बताया था कि रैंक वगैरह में 4/4 का मैट्रिक्स होता है या डिटर्मिनेंट होता है, उसे हमें सॉल्व करना होता है और नॉर्मल फॉर्म वगैरह भी हमें 4/4 का रहता है। तो सॉरस डायग्राम भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं, जैसे हमारे पास सपोज करो एक डिटर्मिनेंट है और वो है a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 और a33। बाय डिफॉल्ट हमारा यही चीजें हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, है ना। ये ऐसा ही होता है, ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम और पहला रो तीसरे कॉलम के एलिमेंट को बताता है। तो जब इसको हम सॉरस डायग्राम बाय यूजिंग सॉरस डायग्राम जब हम बनाते हैं, बाय यूजिंग सॉरस डायग्राम तो हम लोग क्या करते हैं, दो रो और भी a11 a12 a13 और a21 a22 और a23 और a31 a32 और a33। इसके बाद ये जो है ये तो हम लोग नोट डाउन करते ही हैं। फिर इसके बाद हम ये पहला कॉलम a11 a21 a31 और दूसरा कॉलम a12 a22 और a32 ऐसे दो कॉलम ही और लिखते हैं, तीनों कॉलम नहीं। फिर रिपीट करेंगे पहला कॉलम और फिर दूसरे कॉलम। इसके बाद हम लोग अपर डायगोनल ऑलवेज दिस इनटू दिस इनटू दिस, फिर दिस इनटू दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस इनटू दिस। यहां पे हमारा अपर डायगोनल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये तीन जगह हमारा 3/3 में ये तीन अपर डायगोनल बनेगा, 4/4 में 4 बनेगा। उसके बाद लोअर डायगोनल दिस इनटू दिस, फिर यहां से ये दिस इनटू दिस और इसके बाद दिस इनटू दिस। लोअर भी हमारे पास 3 बनेगा। तो हमें करना क्या है, दिस इनटू दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस इनटू दिस। तो अब हम करेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो a11 का एलिमेंट इंटू a22 इंटू a33 प्लस ये सारा फिर हमारे प्लस में होगा a12 इंटू a23 इंटू a31 और प्लस a13 a21 a32। ये चीजें हमारा प्लस में आएगा और उसके बाद अब माइनस में दिस इंटू दिस इंटू दिस ऐसे। अब यहां पर हमारा a31 a22 a13 और फिर अपने आप में ये प्लस होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपको इसको सबको माइनस माइनस ऐसे लिखना है। तो फिर प्लस a32 a23 और a11 और प्लस a33 a21 और a12। तो स्टूडेंट बस इसका जो आंसर आएगा वो आंसर वही होगा अगर इस डिटरमिनेंट को ऐसे नॉर्मली एक्सपेंड करें। और नॉर्मली एक्सपेंड करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि हम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को लेकर हम चल सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि हमें यही रो लेना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग पहले रो वगैरह को इन जनरल, कोई स्टूडेंट पहले कॉलम को भी लेके चलता है, हम लोग इन जनरल पहले रो को लेके चलते हैं कि इसको रखते हैं और यहां पे ये ओमिट हो जाता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस हो जाता है, माइनस इस एलिमेंट को रखते हैं, फिर ये अब हमारा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस और प्लस इसको रखते हैं
और इसके बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ऐसे हम एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्टली एक सवाल पे आते हैं। सॉरस डायग्राम का यही कंसेप्ट है, बहुत इजी है, कोई इसमें ये नहीं है, बहुत नॉर्मल है। यस, अब स्टूडेंट्स हम लोग एक सवाल देखते हैं। यूजिंग सॉरस डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू -1 to 3 -1 to 3 और 750 3 -2 3 -2 -4। ये हमारा एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है और इसे हमें सॉरस डायग्राम से सॉल्व करना है। तो हमने जैसे अभी बताया बाय यूजिंग सॉरस डायग्राम, बाय यूजिंग सॉरस डायग्राम हमें क्या करना है कि इन तीनों को रो और कॉलम एज इट इज पहले जैसा है वो तो हमें लिखना ही लिखना है। -1 to 3 750 और 3 -2 -4, राइट। इसके बाद अब हमें अगेन पहले कॉलम को लिख देना है -173 और फिर दूसरे कॉलम को लिखना है, तो ये है 2 5 और -2। हमने ऐसे कर दिया, बस दो कॉलम को लिखना होता है। इसके बाद हम अब ये जो कुछ भी है वो हमारा डेल्टा इक्वल टू लिख लेगा। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू। दिस वन डेल्टा को हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट का वैल्यूज कहेंगे। तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, ऐसे हो जाएगा। और लोअर डायगोनल दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे एरो दिखलाकर करो ही करो, ठीक है, आप ऐसे, बट वैसे बाय द वे बॉक्स वगैरह में भी एरो से ही डिनोट किया जाता है इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो -1 into 5 into -4, -1 into 5 into -4 प्लस 2 into 0 प्लस into 3, 2 into 0 into 3, राइट, 2 into 0 into 3, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 3 into 3 into 7 into -2, 3 into 7 into -2, राइट। तो ये चीजें हो गए। अब ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव वाला साइड है और बीच में यहाँ पे माइनस। अब लोअर डायगोनल वाले चीजों को अपने आप में ये करेंगे, तो हमने क्या किया, अपर डायगोनल वाला जो है उसको मल्टीप्लाई किया और सारे बीच बीच में प्लस किया, सारे अपर डायगोनल वाला, और सारे लोअर डायगोनल वाला हमारा माइनस ये करेंगे, बट इंटरनली वो अपने आप में दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको गलती होने का कोई चांसेस नहीं। फिर ये हो गया 3 into 5 into 3, 3 into 5 into 3 और प्लस हमारा -2 into 0 into -1, -2 into 0 into -1। बच्चों जो भी हमारा माइनस साइन वाला कोई नंबर रहता है तो उसको इटसेल्फ हम लोग एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, राइट। और प्लस इसके बाद फिर -4 into 7 into 2 ये चीजें हो गए। अब इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया +20, ये हो गया +20, 5 4 20 और ये प्लस ये 0 हो गया और प्लस 0 और -3 7 21 और माइनस इंटू -2 तो -42, राइट। ये पहला पार्ट का आंसर, माइनस ये हो गया 5 3 15
3 जा 45, 45 और फिर ये तो 0 ही हो गया और प्लस 0 और फिर माइनस 7 4 जा 28 और ये 56, इतना हो गया। तो अब इसका रिजल्ट हो गया -22 और 45 माइनस 56 तो -11 और माइनस माइनस प्लस 11, तो अल्टीमेटली आपका आ गया -11। आपका जो आंसर आ गया वो हो गया -11, राइट? यस, -11 बिल्कुल ठीक आंसर है। अब एक हम वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं डिटरमिनेंट को नॉर्मली ऐसे सॉल्व करता तो क्या आंसर आता? वही आंसर आना चाहिए, -11 ही आना चाहिए। तो हमने -1 को लिया और -1 को लेने के बाद दिस इंटू दिस, तो ये हो गया -20 और बीच में माइनस होता है और फिर ये तो 0 ही हो गया, तो अब ये 0 ही हो गया। फिर हम करेंगे बीच में यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का जो तरीका मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो पहला एलिमेंट जो कुछ भी है प्लस, यानी उसका साइन चेंज नहीं होता, बीच वाला एलिमेंट के आगे माइनस लगाते हैं। तो माइनस लगाने के बाद जब आपने इसको ओमिट किया तो दिस इंटू दिस आप करोगे तो ये हो जाएगा -28 और फिर आपने इसको ऐसे किया था दिस इंटू दिस, तो हो गया -0 और +3 इंटू जब आप ऐसे करोगे 3 इंटू दिस, तो ये हो गया -14 और -15। तो अब आप देखो -20 -0 वो -20 ही रहा और उसको +1 से करेंगे तो -1 से करेंगे तो ये 20 हो गया, प्लस का 20 हो गया। और ये -28 ही है, उसको -2 से करेंगे तो +56 और ये हो गया -29 इंटू 3, तो हो गया -87। अब आप ये हो गया 76 -87, तो हो गया -11। तो स्टूडेंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग डिटरमिनेंट को नॉर्मल तरीके से, चीजें वही है, एक डिटरमिनेंट को नॉर्मल तरीके से अगर हम एक्सपेंड करते हैं और जो आंसर आता है सॉरस डायग्राम एनआईएस में दिया गया है, तो ऐसे ही कुछ चीजें अलग अलग, जैसे मैंने आपको इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर या क्वाड्रेटिक वाले में कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट था, तो उसमें थोड़े कंसेप्ट कुछ अलग अलग भी एनआईएस वाले में दिए हुए हैं। तो ये आपको सीबीएसई में कट कर दिया गया है। और मैं सीबीएसई के बारे में एक और बात बता दूं, मैंने 2 वीडियोस में कंप्लीट एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्या क्या मार्किंग स्कीम होगी, इस बार क्लास 12th और 10th दोनों के लिए केस बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत फोकस किया जाएगा। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल डिस्क्राइब किया हुआ है, न्यू एग्जाम पैटर्न, सीबीएसई न्यू अपडेट, इस तरह की जो चीजें हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस 20% रहता था 10th में, अभी भी 20% रहेगा, बट उसमें अभी पहले 10th में जो केस बेस्ड स्टडी था वो 20% था और अब ये 30% रहेगा। तो केस बेस्ड बिल्कुल एनालिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, बिल्कुल आईक्यू से सॉल्व किए जाने वाले क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन एक दे देगा, एक पैराग्राफ, उस पर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड होंगे जिसका डायरेक्ट आंसर नहीं होएगा। तो जो हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो एनालाइज करके आप जो दोगे, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के क्वेश्चनों पर अब ज्यादा फोकस है, इसलिए पढ़ने की जरूरत अब ज्यादा है। तो वो सारी चीजें कितने मार्क्स का रहेगा 10th के लिए और 12th के लिए, ये दोनों मैंने कंप्लीट डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप लोग उन पीछे के वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको वो सब कुछ दिख जाएगा, पूरा मार्किंग स्कीम, पूरा पैटर्न कैसा रहना है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो सॉरस डायग्राम, अब इससे और ज्यादा कोई न्यूमेरिकल लेकर बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीधे तौर पर कुछ और आगे आते हैं। चलिए अब एक सॉरस डायग्राम के थ्रू से एक और सॉल्व करते हैं, बट वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे, वो हम करेंगे कुछ अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद फिर एक और x का वैल्यू निकालने वाला कर लेते हैं। तो ये तीनों डिफरेंट क्वेश्चंस होएगा और हमारा वो चीजें कवर भी हो जाएगा। अब अननेसेसरी बार बार हम न्यूमेरिकल वाला क्यों करें टाइम वेस्ट करने के लिए। तो चलो स्टूडेंट्स,
हम एक क्वेश्चंस देखते हैं सॉरस डायग्राम के थ्रू से ही, जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रूफ करने हैं, ऐसे भी आता है। देखो, यूजिंग सॉरस डायग्राम सो दैट, सारे क्वेश्चन चुके हम उसी पे हैं, AHG HBF GFE, ठीक है, AHG HBF और GFE, राइट। इसका डिटरमिनेंट, और ये कैसा मैट्रिक्स है क्या आप बता सकते हो? ये कैसा मैट्रिक्स है? अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं AHG तो ऐसे होगा, HBF तो A इक्वल टू A डेस्ट आ रहा है, A इक्वल टू A डेस्ट आ रहा है, यानी जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स सेम है, और इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर A इक्वल टू माइनस A डेस्ट आता या A डेस्ट इक्वल टू माइनस A आता तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे भी एक क्वेश्चंस आता है क्लास 12th में, और वो भी एग्जाम्पल में भी, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी एक एग्जाम्पल 22, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसी के ऊपर में एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है। खैर, यहाँ पे अभी हमें कोई ट्रांसपोज या सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक से मतलब नहीं है। मैंने क्वेश्चंस देखा तो वो देखकर मुझे दिखा कि ये सिमेट्रिक था, तो थोड़ा सा वो बताना चाहा। तो ये हमें प्रूफ क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमको प्रूफ करना है ABC प्लस 2FGH और माइनस AF माइनस BG स्क्वायर और माइनस CH स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ऐसा सिचुएशन अल्फाबेट वाला है, इसको अगर हम लोग नॉर्मल डिटरमिनेंट की भी तरह सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, बट इसे हमें सॉरस डायग्राम, बाय यूजिंग सॉरस डायग्राम, वो हमें सॉल्व करना है। तो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बोर्ड में फिर अननेसेसरी जगह ये होगा। तो HBF और GFE, और फिर हम पहला कॉलम AHG HBF GFE, और पहला कॉलम को फिर लिखेंगे AHG और दूसरे कॉलम को HBF, राइट। और अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अपर डायगोनल को पहले लेंगे, तो आप चाहो तो आप इसको एरो बनाओ, या नहीं भी बनाओगे तो ऐसे डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, बिल्कुल हल्का एरो चाहो तो कर दो। तो ये हो गया ABE और प्लस ये हो गया फिर HFG प्लस GHF। आपने सारे को प्लस कर लिया, अब हम माइनस करेंगे, तो दिस इंटू दिस। तो अब ब्रैकेट सपोज हमने नहीं लिखा, तो जो अंदर वाले चीज थे वो सब अब हमारा माइनस हो जाएगा। तो G इंटू B इंटू G, तो ये हो गया G स्क्वायर B, राइट। फिर ये हो गया F स्क्वायर A, तो माइनस AF स्क्वायर, F स्क्वायर A कैसे भी लिख लो, ठीक है, F स्क्वायर A, और फिर EH स्क्वायर, तो माइनस EH स्क्वायर, राइट, EH स्क्वायर, ये E होगा, ये CH स्क्वायर GFC, ओके, हाँ, ये E
ठीक है, फाइन। यहां पे है AHG, HBF, GFC। एक्चुअली ये C था, तो वो तो मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा। सी के जगह में कुछ नहीं होगा, कोई सूझ नहीं। बुक्स में हमारा सी है, मैंने ई लिख लिया, तो कोई बात नहीं, जहां सी है वहां पे ई हो जाएगा, यानी कि ये ई हो जाएगा ऐसे, तो कोई सूझ नहीं, एक ही बात है। या तो हम इसको मिटा के सी कर दें, या फिर हमारा वो ई हो जाए जहां सी की जगह में, बाकी एक ही चीज है। एनीवे, अब आप देखो ABE, देखो ये चीजें आपको मिल गया। ABE, यहाँ पे ये आपका E है और ये EH² है। या तो फिर आप यहाँ पे अगर C करते हो तो आपका ये दोनों जगह C हो गए, तो यहाँ भी हमें दोनों E के जगह में C लगे, तो E तो कोई मैटर नहीं उससे, हमारे लिए तो वेरिएबल कुछ भी हो। तो अब देखो आपके पास जो प्रूविंग पार्ट था ABE ये हमें मिल गया। अब है 2FGH, तो FGH और FGH, तो अब ABE और प्लस 2FGH, जिस हिसाब से जो हमें चाहिए उस हिसाब से हम लिखेंगे। माइनस यहां पर है प्रूविंग में AF², राइट, माइनस AF², तो देखो AF² ये हो गया, माइनस BG² और माइनस EH²। तो कितना सिंपल है, कितना इजी, हमने बस 2 ही स्टेप अभी सॉल्व किया है और वो हमारा प्रूफ हो गया। नॉर्मल तो देखने में क्वेश्चंस काफी ऐसे कुछ लगता है टफ है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सवाल को सॉरस डायग्राम के थ्रू से इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके NIOS के बच्चे पेज नंबर 113, चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस 4.2 पेज नंबर 113। इनमें कंप्लीट जो है क्वेश्चंस ये सॉरस डायग्राम के ऊपर नहीं है, कंप्लीटली क्वेश्चंस इसी सब के ऊपर में है, तो वो आपको बनाना है। अब लास्ट के जो 1-2 क्वेश्चंस हैं हम उनमें देखते हैं कि x का वैल्यू निकालने के लिए, राइट। तो कई बार हमारे पास ऐसे 1 मार्कर में और एक टाइप के क्वेश्चंस दे देता है कि एक अननोन वेरिएबल दे देगा और बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू देगा और डिटरमिनेंट का रिजल्ट दे देगा और बोलेगा वो अननोन वेरिएबल का वैल्यू बताओ। तो ये बिग इशू नहीं है, बहुत इजी है, इसीलिए ये 1 मार्क में ही हम कह सकते हैं, समटाइम्स ये 2 मार्क में भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। कहते हैं सॉल्व फॉर x द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व फॉर x, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका हम पहला पार्ट देखते हैं, सॉल्व फॉर x। तो x 0 0 और 1 2 3 1 2 3 और 1 0 2 1 0 2 और इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट जो है वो हमारा 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम अब इस डिटरमिनेंट को, इसने लिखा नहीं है कि बाय यूजिंग सॉरस डायग्राम, और जब लिखा नहीं है तो हम इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सपेंड कर देंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे, या एक लीनियर इक्वेशन बनेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, अगर लीनियर इक्वेशन बनेगा तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। यही मेथड है इसे सॉल्व करने के। तो अब इसको जब हम नॉर्मल डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, एक और बात है, हमें जब प्रूव दैट लिखा होता है ना, प्रूव दिस इक्वल टू दिस, तो जो RHS में है वो हमें लाना है, बट अगर हमें सॉल्व लिखा हुआ है तो उसको लेके चलना है, उसको हमें प्रूफ नहीं करना है, उसको हमको लेके चलना है RHS पार्ट को। तो बच्चे लोग कभी कभी छोटी सी बातों पे कंफ्यूजन में आते हैं कि अरे ये तो 0 नहीं आया, तो 0 आपको सॉल्व मतलब उसको लेके चलो, अगर वो प्रूफ रहता तो आपको वो लाना था। तो अब मैं इसको नॉर्मल डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करता हूं। तो हमने ये x को रखा, इसको रखा दिस इनटू दिस, यानी ये 4 माइनस 0, क्योंकि 0 इंटू 3। और बच्चे अब इसको लिखने का कोई मीनिंग है नहीं, है ना, तो माइनस 0 इंटू समथिंग लिखूंगा,
फिर प्लस 0 इंटू समथिंग लिखूंगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, तो वो लिखने का मीनिंग ही नहीं है। तो देखने में आप देखो कैसा डिटरमिनेंट होता है और वो एक्चुअल में कितना इजी होता है। अब ये हो गया 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 अपॉन 4, और 0 बाय एनी नंबर इज 0, 0 बाय एनी नंबर इज 0। और अगर एनी नंबर बाय 0 रहता, 4 बाय 0 रहता, वो भी हम लोगों ने कई बार बात किया हुआ है, तो वो नॉट डिफाइन, राइट। सो अब हम इसके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट कहता है कि x33 और 33x 233 और इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू ये भी हमारा 0 गिवन है, राइट। तो बिल्कुल इजी। अब आप क्या करोगे, x को यहां पे लोगे और ये 3 से हो गया 9 माइनस 3x, ठीक है। ये दिस इनटू दिस, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका, जिस एलिमेंट को लोगे उस एलिमेंट को ऐसे ये कर लो, ओमिट कर लो, और जो ये बता इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। फिर माइनस बीच वाला इसको ले रहे हैं, तो ये ऐसे और ऐसे ये हट जाएगा, तो जब हट जाएगा तो दिस इनटू दिस, मतलब हो गया 9 और माइनस 2x अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल, ठीक है। और प्लस ये 3 को लेंगे, इस वाले 3 को, फिर ये हट जाएगा, तो हो जाएगा 9 माइनस 6 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 9x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 27 और माइनस माइनस प्लस 6x और 9 माइनस 6 3 प्लस 3 9 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपका हो गया ये चीजें एक ही लाइन में 2 बार 0 नहीं लिखना चाहिए, इट इंप्लाइज लिख दो। तो माइनस 3x स्क्वायर और 9x प्लस में है और 6x भी प्लस में है, तो प्लस 15x और 27 माइनस में है और 9 प्लस में है, तो वो हो गया माइनस 18 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना चाहिए, 3 से पूरी तरह से कॉमन लेके दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये कहें, या 3 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो 0/3 हो जाएगा। तो एक ही बात है, हमने 3 कॉमन लिया, इनफैक्ट हम -3 भी कॉमन ले सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप -3 कॉमन नहीं लोगे तो फिर मैं एक चीज कहूंगा कि जो हायर पावर है क्वाड्रेटिक वाला टर्म, उसको हम, यानी जो पावर 2 इसमें हायर पावर है, उसको हम नेगेटिव नहीं रहने देते हैं। सो अब आपको इसे आइदर आप एक ही बार में सॉल्व करो या 2 स्टेप में, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने 3 कॉमन लिया तो 3 कॉमन लिया तो अभी यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर अब मैं यही कहूंगा कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म को माइनस नहीं रखते, इसलिए इसके वाले टर्म को सब उधर करो, तो ये 2 स्टेप हो जाएंगे। और आप चाहो तो -3 से डिवाइड कर लो, ठीक है, दोनों तरफ आप डिवाइड करो इसको या कॉमन लो, एक ही बात है, जो ठीक आपको समझ में आता है। तो -3 से हमने जब डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये हो गया -5x, राइट, क्योंकि -3 से हमने डिवाइड किया है, तो ये जो प्लस था वो माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बन गया, और ये भी बन जाएगा प्लस, और ये 6 इक्वल टू 0। अब आपके पास एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक आ गया। मैंने वही कहा था, या तो आपके पास लीनियर के टाइप का सिचुएशन आएगा या फिर क्वाड्रेटिक आएगा। तो क्वाड्रेटिक में अब आप इसको कैसे कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर प्लस 6x स्क्वायर आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ये -5x हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये x हमने कॉमन लिया, x -3 -2 कॉमन लिया, x -3 और ये हमारा 0। अब x -3 इंटू x -2 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0, और इस तरह से अब आपका x इक्वल टू 3 और ये 2। तो आप पहले छोटा फिर बड़ा 2, 3,
ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो x इक्वल टू 2,3, राइट, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। जैसे एक और क्वेश्चन है x का वैल्यू निकालना, तो हम लोग वो देख लेते हैं। उसके बाद अब इसके बाद जो आगे पढ़ने का रहेगा ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको मैं अगले क्लास में स्टार्ट करता हूं, क्योंकि वो फिर अपने आप में इटसेल्फ एक दूसरा पार्ट है, राइट। सो अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका तीसरा पार्ट, एक्स स्क्वायर एक्स और 1, 0 2 1 3 1 4 और इस दिस इक्वल टू 28, दिस इक्वल टू 28। सो अब हमें इसको 28 ये लेकर चलना है, क्योंकि ये सॉल्व जो यही था, सॉल्व उसी का तीसरा पार्ट था। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रखे और ये हो गया 4 2 8 माइनस 1, और माइनस एक्स को रखे तो 0 इंटू 4 हो गया 0 और माइनस 3। ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको जो 12वीं का या NIS का एग्जाम दोगे उनके लिए तो नॉर्मल सिंपल, जो 12th में इंटर किए हो बच्चे उनको भी मैं बताना चाह रहा हूं कि बहुत इजी तरीके से डिटर्मिनेंट का जो प्रूफ दैट है वो थोड़ा सा है मार्केबल है, उसमें बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कतें होती है। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, वो बहुत बिल्कुल बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट था, जो पहला पार्ट था वो डिटर्मिनेंट आप नोट करना। राजंस ट्यूटोरियल सबसे पहले आप उसको देखोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट आपके प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं क्लास 12th में, ठीक है। तो आप उसको करोगे, उसका बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट वहां पे मैंने समझाया हुआ है, तो वो आपको कंप्लीटली पता चलेगा कि कैसे, ठीक। और बाकी जो बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं NIS के चाहे 12th के और आगे के लिए तो BBA BTech वगैरह के लिए तो वो सब आपको समझ में होगा ही होगा। तो 2 4 8 माइनस 1 और माइनस एक्स इंटू फिर ये हो गया आपका 0 और माइनस 3, राइट। इसको हमने x वाले को ये कर दिया तो ये दिस इंटू दिस, और फिर ये हो गया 3 इंटू 1, और फिर बाद वाला तीसरा वाला प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 6 और इक्वल टू 28, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और इंटू 7, तो ये हो गया 7x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 3x और ये हो गया माइनस 6 और माइनस 28 इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीजें अब हमारा 28 उधर था, इसको हमने इधर ले आया, तो फिर हो गया 7x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 28 और माइनस 6, तो 34 इक्वल टू 0। अब आपको सेम काम करना है क्योंकि 34 इंटू 7 करने हैं, 34 इंटू 7 और 3x को ऐसे दो टर्म में ब्रेक करना है। तो 34 इंटू 7 कितना होगा, 30 इंटू 7 हो गया 210 और 4 इंटू 7 28, तो 238, तो 238 हो गया आपके पास। 34 इंटू 7, 30 इंटू 7 210 और 4 इंटू 7 28, तो 238। अब प्लस 3x को, तो एक टर्म कोई बड़ा लेना पड़ेगा और एक टर्म को छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने किया, सपोज करो आप एक मिनट 20 माइनस 17 ऐसे दो टर्म, और उन तभी वो 3x आएगा। और ये भी ध्यान देना है कि उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 8 आना चाहिए, ठीक है। तो 20 इंटू 17 तो नहीं कर सकते क्योंकि 7 इंटू 0 0 होता है। तो ये चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि जो दो टर्म में हम ब्रेक करेंगे, अगर आपको ब्रेक करने में कोई डिफिकल्टी हो तो आप इसको
बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह, जैसे आप 10th क्लास में करते थे, बनाते थे, आप उस तरह से आप एक बना ले सकते हो, राइट। वहां से आपको नंबर दिख जाएगा। अदरवाइज जो शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स वही लेने पड़ेंगे, क्योंकि +3x है। तो ये अब आप क्या करोगे, आप रेंडमली एक लेके देखो। सपोज 18 और 15 लिया आपने, तो कितना 238 हुआ था, 238 हुआ था। 18 और 15 लिया आपने, तो 18 और 15 कितना हो गए, तो 18 1 जा 180 और 90 270, ठीक है। तो वो आपको और थोड़ा सा आगे पीछे ले, आपको चाहिए 238 और आपके पास आया 270, तो आप 16 और 13 लेके देखो। 16 और 13, तो 16 हो गया 160 और 48, ठीक है। तो 16 और 13 160 और 48 208, तो आपको थोड़ा सा और बढ़ना पड़ेगा। 17 और 14, 17 और 14, अब आप देखो, अब आगे सही जगह पर 17 और 14 इंटू 14, तो ये आपका 238 ही आ गया। 177 और 68, 238 हो गया, है ना। हाँ 238, ठीक है। तो अब आपका जो न्यूमेरिक डिजिट है वो भी आपका 8 आ गया, और इस तरह से आपका वो 238 भी आ गया। और 7x², अब जिसमें भी आप यहाँ पे लिखो जो भी है, प्लस 17x लिखो, और -14x और -34 इक्वल टू 0। चाहे आप पहले इस टर्म को लिख लो, ज्यादा सहूलियत आपके लिए वो होगा कि -14 + 17, तब आपके लिए कॉमन लेना और ज्यादा इजी दिखेगा। तो -14x और +17x, ये +3x ही हो गया। अब आप 7x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा x -2, और यहाँ पे 17 कॉमन ले लो, तो x -2, फिर ये x -2 और इंटू 7x प्लस 17 इक्वल टू 0। इससे आपका x इक्वल टू क्या आ गया, x, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 2, और इससे जब आप करेंगे तो -17/7, -17/7, तो x का ये दो वैल्यू आ गया। तो हमें x का ऐसा वैल्यू नहीं कह सकते कि माइनस में है तो नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसा सिचुएशंस नहीं है, क्योंकि हमें कुछ प्रूविंग नहीं है, x का एक नॉर्मल वैल्यू में निकालना था, तो जो भी वैल्यू है वो कंसिडरेबल होंगे। और इस तरह से ये टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो 6 प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि अलग अलग तरीके के जो प्रूफ दैट होते हैं उनमें क्या टेक्निक्स अप्लाई करना चाहिए, क्या लॉजिक लगाने चाहिए, जिससे जैसे जो भी हमारे डिटरमिनेंट है उनमें अगर हमारे पास 1 1 1 एक रो में है, कोई भी रो में, पहला दूसरा तीसरा या किसी भी कॉलम में, तो उससे हमें क्या बेनिफिट और कितना इजी तरीके से इस तरह के सवालों को हमको एक ही ढर्रे पे, एक ही पैटर्न पे हमें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व करना है, और इसी तरह से धीरे धीरे हम एक बड़े बड़े क्वेश्चंस पे भी आ जाएंगे जिनमें बच्चों को कुछ डिफिकल्टी फील होती है ना, बोर्ड तक भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह के क्वेश्चनों में डिफिकल्टी फील होती है। तो वही है। तो बच्चों पढ़ाई बिल्कुल सीरियसली, है ना, बाकी तो जो चल रहा है उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और 12th के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, डोंट पैनिक, बहुत सारी आवाज़ें उठ रही है, हम लोग भी सेंड कर रहे हैं जो कुछ भी है इस तरह का कंडीशंस, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी लगे हुए हैं। गवर्नमेंट के पास काफ़ी डिमांड्स आ रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिलेशन के, अब बहुत जल्दी आप लोग को ये फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा भी। एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी
बनती है तब भी कंडीशन आपके फेवरेबल होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वही बातें एनआईओएस के बच्चे के लिए भी है जो बातें आपके सीबीएसई के लिए है। और बीबीए वगैरह के बच्चे भी कुछ ऐसा होता है कि जिनको मैथ्स नहीं रहता है, तो नहीं रहता है, लेकिन इन कॉलेज के बच्चों के साथ में एक डिमेरिट पार्ट क्या होता है, जब इनका एग्जाम आ जाता है ना तब वो ज़्यादा सीरियस होते हैं। और कॉलेज स्कूल में एक फ़र्क मैं आपको बताता हूँ, बच्चे को स्कूल के बच्चे काफ़ी हद तक, बहुत सारे बच्चे उसको रेगुलरिटी बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। रेगुलरिटी, मैं ऐसा नहीं कह सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा कि कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं या ये वो, लेकिन जनरली जो अपने नज़र के सामने में जो जैसा देखता हूँ कि वो जो बीबीए जैसे उनको सोचते हैं कि बस थोड़े से लास्ट मोमेंट में ही पढ़ लेंगे तो काम चलेगा। तो इसीलिए आप भी शुरू से देखो, शुरू से आपको भी सीरियस रहना चाहिए सेमेस्टर्स का, ठीक है। और बीटेक वगैरह के तो बच्चे बहुत होशियार हो जाते हैं, वो लोग तो फिर फटाफट इस तरह के सिचुएशंस को तो वो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो एनीवे बच्चों, आप को अच्छा लगता है तो आप एक लाइक ज़रूर करना, उम्मीद करता हूँ। और बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में पहले वाला डाल दूंगा, और जब एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी वीडियोस, कोई भी अपडेशंस मैं सीबीएसई का बिल्कुल इंफॉर्मेशंस बिल्कुल टाइम से आपको शेयर करता हूँ। और आप इसी तरह से आगे भी आपके लिए करता ही रहूँगा। तो आप एक लाइक कर देना, कमेंट्स करना, और उसके पहले सब्सक्राइब कर लेना, है ना। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। फिर हम जल्दी मिलेंगे, बाय।